हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक नए दिन के साथ उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे और बहुत स्वस्थ होंगे। हम अपने YouTube चैनल जिसका नाम इजराइल सर जीएस, इसमें आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। और एक बार फिर सभी के लिए गुड इवनिंग। जैसा कि पिछले कई दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं कि जीएस पढ़ने का जो नजरिया है, जो एटीट्यूड है, वो हम चेंज करना चाहते हैं। और अब किताबों के रटने से या बुक्स के मेमोराइज करने से एक सियोरिटी नहीं मिलती कि आपको जीएस एग्जामों में आपको पढ़ी हुई आ जाए। तो उसी नजरिए और उसी एटीट्यूड के साथ कि किस प्रकार जीएस का जो पोर्शन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, वो पोर्शन हमारे एग्जाम में पढ़ा आने लगे और किस प्रकार हम चीजों को एनालिसिस करें, किस प्रकार पढ़ें कि जीएस हमारा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत वैल्यूएबल हो जाए और इससे कभी भी ऐसा ना लगे कि ये पढ़ा हुआ नहीं आता। मैं इस बात की आपको 100% गारंटी आपकी कोशिश कर रहा हूँ दिलाने की। सब लोग भरोसा रखें, ट्रस्ट करें कि जिस रूप में हम जीएस पढ़ रहे हैं उस रूप में यदि आप पढ़ने की तरीका, अपना एटीट्यूड चेंज कर लें तो इस बात की गारंटी है कि आपके एग्जाम में टोटल जीएस का पोर्शन आपकी पढ़ा आने लगेगा। तो उसी उम्मीद और उसी आशा के साथ हम एक नए टॉपिक और नए मुद्दे पर एक बहुत अच्छे, जो आज तक आपने कभी ना सुना और ना पढ़ा होगा, उस मुद्दे पर हम बात करते हैं। और चलिए आइए शुरू करते हैं अपने YouTube चैनल इजराइल सर जीएस में नई क्लास। देखो, पहली ये है, हम लोग नवंबर में हैं और 1 नवंबर 2022, 1 नवंबर 2022, 1 नवंबर 2022 ईस्वी को हमारी भारत की केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक को इंग्लिश में सेंट्रल बैंक बोल दिया जाता है, सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक, हमारे भारत की केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा 1 नवंबर 2022 ईस्वी को भारत में एक नई मुद्रा, न्यू करेंसी, इंग्लिश में मुद्रा को करेंसी बोल दिया जाता है, करेंसी की शुरुआत की गई है। और भारतीय रिजर्व बैंक, आप आरबीआई का पूरा नाम जानते होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक कह देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो नई मुद्रा शुरू की गई है वो एक डिजिटल मुद्रा है, डिजिटल करेंसी इंग्लिश में कह सकते हैं। और इस मुद्रा का नाम है आपकी ई रूपी। सब लोग नोट कर लें, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले समय में, सब एग्जामों में 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा। सब नोट कर लें इसे। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की केंद्रीय बैंक है, इसके द्वारा एक नई मुद्रा जारी की गई है जिस मुद्रा का नाम है डिजिटल मुद्रा, और इस डिजिटल मुद्रा का नाम रखा गया ई रूपी। जारी किसके द्वारा की गई है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ई रूपी जो मुद्रा है ये भारतीय सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार के द्वारा ये ऑथोराइज्ड होगा, मान्यता प्राप्त होगा, यानी ऑथोराइज यानी इंडियन गवर्नमेंट को इसको परमिशन होगी, भारतीय आपकी हमारी सरकार के द्वारा परमिशन प्राप्त है। जारी आरबीआई ने करी है, डिजिटल मुद्रा होगा, नाम ई रूपी रखा गया। और इसकी शुरुआत आपकी हमारी कर दी गई है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, आपकी हमारी इसकी शुरुआत की गई है। देखो, एक खबर है। अब देखो, आप ऐसा ना समझे कि जीए है इसको आपकी केवल वैल्यूएबल होती है 1 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए। देखो, इस जीए वाली खबर को अब हम जीएस से रिलेट करके देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। पहली बात तो ये है, सब लोग ध्यान रखें, जैसे मैंने कहा कि भारत की केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक, और ये भारत की केंद्रीय बैंक आरबीआई है, जिससे आप सब लोग जानते होंगे। देखो, ध्यान रखना, किसी भी कंट्री में हम रह रहे हैं, किसी भी देश में हम रह रहे हैं, वो भारत है,
वो अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, कनाडा है, या कोई भी अदर कंट्री, किसी भी कॉन्टिनेंट का कोई भी देश है, जैसे हम भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं या भारत की बात करें, किसी भी देश में आप रह रहे हैं, तो उस देश में जो सभी बैंकें होती हैं, जितनी भी बैंकिंग प्रणाली होती है, जितनी भी बैंकें होती हैं, वो सारी की सारी बैंकें, है ना। अब बैंकें कई प्रकार की होती हैं, जिसमें एक रूरल एरियाज की बैंकें होती हैं, ग्रामीण बैंकें, एक शहरी बैंकें होती हैं, अर्बन बैंकें, एक नेशनलिस्टिक बैंकें होती हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकें, एक नॉन नेशनलिस्टिक बैंकें होती हैं, गैर राष्ट्रीयकृत बैंकें, एक कमर्शियल बैंकें होती हैं, वाणिज्यिक बैंकें, एक गैर कमर्शियल बैंकें होती हैं, नॉन कमर्शियल बैंकें या गैर वाणिज्यिक बैंकें, एक अनुसूचित बैंकें होती हैं, शेड्यूल बैंकें, एक अनुसूचित बैंकें आपकी हमारी गैर अनुसूचित बैंकें होती हैं, नॉन शेड्यूल बैंकें। देखो मैंने अभी कहा कि बहुत सारी बैंकें होती हैं किसी भी देश में, जैसे एक रूरल बैंकें होती हैं, ग्रामीण बैंकें, जैसे अर्बन बैंकें होती हैं, शहरी बैंकें, जैसे आपकी कुछ बैंकों के मैं और नाम लिख देता हूं, जैसे शेड्यूल बैंकें होती हैं, शेड्यूल बैंकें हिंदी में अनुसूचित बैंकें, जैसे नॉन शेड्यूल बैंकें होती हैं, गैर अनुसूचित बैंकें, जैसे करके आपकी हमारी कुछ बैंकें होती हैं आपकी नेशनलिस्टिक बैंकें, जिनको राष्ट्रीयकृत, कल हम उसका जिक्र कर रहे थे आपकी क्लास में, एक होती है नॉन नेशनलिस्टिक बैंकें, गैर राष्ट्रीयकृत। बहुत सारी बैंकें होती हैं। आप कमेंट करके बताएं, अगर आपको वास्तविकता में बैंकों के बारे में जानना है तो प्लीज मुझे सब लोग आपके मिलकर अगर कमेंट करते हैं और एक अच्छे सारे आपके हमारी रेस्पॉन्स आता है, तो मैं बैंक पे आपकी क्लास एक अलग पढ़ा दूंगा। राष्ट्रीयकृत में या गैर राष्ट्रीयकृत में क्या फर्क होता है, अनुसूचित या गैर अनुसूचित में क्या फर्क होता है, या बाकी बैंकों में क्या अंतर होता है, ग्रामीण बैंक या शहरी बैंकों में क्या फर्क होता है, कमेंट करें, उसमें बताएं। मैं एक दिन स्पेशल क्लास हम बैंकिंग के ऊपर रख लेंगे और उससे बैंकों से आपकी क्वेश्चन आते भी आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा है। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। किसी भी देश में किसी भी प्रकार की कोई भी बैंक है, कोई भी बैंक है किसी भी देश में, है ना, इन सब बैंकों को कंट्रोल के रूप में, कंट्रोलर कंट्रोलर सब बैंकों का जो कंट्रोलर होता है, नियंत्रित करता कोई ना कोई जरूर होगा। जैसे हम लोगों का नियंत्रित करता भारतीय सरकार होती है, हम लोग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपकी चलते हैं, उसके अनुरूप हम अपने जीवन व्यतीत करते हैं। तो किसी भी देश में जो टोटल बैंकों का कंट्रोलर होता है, उस बैंक को जो नियंत्रण करता है, उस देश की बैंकिंग प्रणाली का, उस बैंक को उस देश की केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक कहते हैं। ये होती है सेंट्रल बैंक। और इसी सेंट्रल बैंक को अधिकार होता है कि ये केंद्रीय बैंक किसी भी देश में मुद्रा का निर्गमन करता है। निर्गमन हिंदी में लिखा हुआ है, मुद्रा का निर्गमन करता है। मुद्रा के निर्गमन का मतलब होता है करेंसी को जारी करता है। जैसे भारत में रुपये को जारी करने का काम आपकी आरबीआई करता है, जैसे अमेरिका में डॉलर को जारी करने का काम आपकी हमारी फेडरल बैंक करता है। फेडरल बैंक याद रखना, आपकी अगर नहीं पता हो तो प्लीज नोट डाउन किया करिए। अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। जैसे पाकिस्तान की बात करें आपकी, तो पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये वहां पर आपकी करेंसी को इशू करता है, करेंसी को जारी करता है। तो ये पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक है, ये अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, क्योंकि मुद्रा जारी करता है, सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। वैसे ही भारत में बैंकों को कंट्रोल और मुद्रा जारी करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए आपकी हमारी इस बैंक को भारत की क्या कह देते हैं, केंद्रीय। तो अगर कोई भी मुद्रा भारत में चलती है, किसी भी प्रकार की हो, उन सभी मुद्राओं को कंट्रोलर के रूप में आपकी हमारी करने का काम, जो कंट्रोलर होता है, जो नियंत्रण करता है, वो भारत का केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई होगा। और इसी रीजन से आरबीआई ने एक नई मुद्रा ई रूपी के नाम से डिजिटल करेंसी जारी करी है 1 नवंबर 2022 ईस्वी को। पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इसको शुरू किया गया है। अब देखो हम इस पर भी बात करेंगे, पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, हम इस पर भी बात करेंगे आपकी डिजिटल मुद्रा क्या होती है। मैं पूरी डिटेल में समझा के जाऊंगा, लेकिन आपको पहले बता दूं कि इस पूरे टॉपिक के आपकी हमारी जो सेंटर में केंद्र में है वो आरबीआई। तो प्लीज कृपया करके सब लोग आरबीआई को पढ़ें और आरबीआई के बारे में जाने। आप मुझे कमेंट करके बताएं, जब मैं आपको बैंकिंग की क्लास अगर होती है आपकी, मैं आपको अगर क्लास लेता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में, तो उसमें हम आरबीआई के बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा मैं जानकारी आप सब लोगों को दे देता हूं कि हमारे भारत में यदि हम भारत की केंद्रीय बैंक आरबीआई के बारे में बात करते हैं, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को की गई। और इसकी स्थापना जब की गई थी, तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। कोलकाता हेडक्वार्टर का मतलब होता है मुख्यालय। उसके बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में रखा गया है। तो और आज भी इसका मुख्यालय मुंबई में है।
इस आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है, किसी दिन हम जब बैंकें पढ़ेंगे राष्ट्रीयकरण पर बात करेंगे कि राष्ट्रीयकरण होता क्या है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। आरबीआई को चलाने के लिए टोटल 20 सदस्यों की एक समिति होती है और इस समिति में एक गवर्नर होता है, गवर्नर है ना, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। इसमें बाकी आपकी 4 और 1 5, एक सदस्यीय वित्त मंत्रालय का रखा जाता है, वित्त मंत्रालय का एक सदस्य लिया जाता है। इसी में यदि हम बात करें आपकी 4 और 1 5 और 1 6 सदस्य होंगे, 4 सदस्यीय केंद्र सरकार के द्वारा, सॉरी इसके क्षेत्रीय कार्यालयों से आते हैं। आरबीआई के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 4 सदस्य वहां से आते हैं और 10 सदस्यीय जो होते हैं वो केंद्र सरकार आपकी हमारी नियुक्त करती है। केंद्र सरकार, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है। ये टोटल भी हो रहा है आपकी हमारी, कुछ हद तक आपकी जानकारी हमको मिल जाएगी। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा की गई थी। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का मतलब हिंदी में अधिनियम। हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, मैंने आपसे वादा करा है कि हम 1 या 2 दिनों के अंदर एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक रूप में स्टार्ट करेंगे और वो शायद कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग कर लेंगे बिल्कुल जीरो से। जो लोग बिल्कुल पढ़ने की शुरुआत करें सभी की समझ में आ जाएगा। आरबीआई एक्ट को हिंदी में हम कह सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापना है। एक गवर्नर होता है और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर आपकी सबको पता होगा, आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। सब लोग पेड डाउन किया करें, पेड डाउन ना करें तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करें। बहरहाल आपकी कोशिश करें कि इनको चीजों को हम मेमोराइज करें, लिख कर राइट करके मेमोराइज करें थोड़ा बहुत आपकी इसके बारे में। अब हम आ जाते हैं सेंट्रल बैंक। आपकी समझ में आए, किसी भी देश में बैंकों का नियंत्रण करता है और मुद्रा को जारी करने वाली बैंक को केंद्रीय बैंक कहते हैं। भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई काम करती है, अमेरिका की केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक है और पाकिस्तान में आपकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसकी केंद्रीय बैंक होती है। हमारे भारत के रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, इतनी जानकारी वैसे सफिशिएंट होती है, और भी हम बात करेंगे। अगर बैंकों वाला टॉपिक आप कमेंट करें मुझे और बताएं कि अगर बैंकों वाला टॉपिक हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे तो उसमें हम सब बात करेंगे कि टोटल बैंकिंग इतिहास के बारे में। अब आ जाते हैं आपकी हमारी इस मुद्रा के ऊपर, जिस मुद्रा पर हम बात करने वाले हैं। मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए ये टॉपिक है। जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं ये टॉपिक आपके लिए हर एग्जाम में आपकी हमारी ये 100% आपकी गारंटी है कि हर एग्जाम में इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर आए। टोटल इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन पर आपकी बात करेंगे। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ एक नई डिजिटल मुद्रा, डिजिटल करेंसी, नई डिजिटल करेंसी आरबीआई के द्वारा जारी की गई और इस डिजिटल आपकी हमारी करेंसी का नाम जो रखा गया आरबीआई ने, उसका नाम रखा है ई रूपी। ई रूपी आपकी हमारी उसका नाम रखा गया है ई। पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं डिजिटल मुद्रा होती क्या है। इसको लिखते रहना, जैसे मैं बताता रहा हूं, समझते रहना और इसको पेड डाउन करें आपकी। देखो डिजिटल मुद्रा, एक मुद्रा होती है फिजिकल एक होती है फिजिकल करेंसी किसी भी देश के अंदर, और दूसरी मुद्रा होती है आपकी डिजिटल मुद्रा जो हमने अपने देश में पहली बार स्टार्ट की है। देखो ऐसा होता है, जो मुद्रा किसी भी देश की बैंकिंग प्रणाली के चलन में होती है, बैंकिंग प्रणाली के चलन में होती है और जिसको फिजिकल टच किया जा सकता है, स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं उस वाली मुद्रा को, तो ऐसी जो मुद्रा होती है जो चलन में होती है नोट और सिक्कों के रूप में, या तो आपकी नोट के रूप में होगी या सिक्कों के रूप में होगी, तो उस मुद्रा को किसी भी देश में फिजिकल करेंसी कहते हैं, भौतिक मुद्रा कहते हैं हिंदी में। इस चीज को आपकी फिजिकल करेंसी या भौतिक मुद्रा बोला जाता है। जैसे भारत की भौतिक मुद्रा जो है भारत की, वो है आपकी रुपया। ये भारत की मुद्रा भौतिक है। जैसे अमेरिका की भौतिक मुद्रा है आपकी डॉलर। जैसे ब्रिटेन की भौतिक मुद्रा है आपका पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग आपकी हमारी, ये ब्रिटेन की भौतिक मुद्रा है। जैसे हम लोग बात करें आपकी हमारी, हमारा पड़ोसी देश है भूटान, भूटान की भौतिक मुद्रा है आपकी भैया न्यू बुल्ट्रुम। आप याद करें, ये सारी चीजें याद हो जाए। जैसे बांग्लादेश की टका है,
जैसे न्यूजीलैंड में डॉलर चलता है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, कनाडा में कैनेडियन डॉलर चलता है। ये किसी भी देश की आपकी हमारी क्या होती है, भौतिक मुद्रा जो वहां चलन में होती है, वो चाहे नोटों के रूप में हो, चाहे कॉइन्स सिक्कों के रूप में होती है, और इसको फिजिकल करेंसी भौतिक मुद्रा कह देते हैं। जैसे भारत में रुपया चलता है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार होता क्या है। अब देखो ये नोट और सिक्कों के रूप में ऐसी किसी भी देश में, देखो पैट डाउन करा करें सारी चीजों को। देखो इस टॉपिक में सबसे लेना देना आपको पूरी दुनिया के जितने भी देश है सबकी करेंसी याद हो, किस देश में फिजिकल भौतिक मुद्रा कौन सी चलती है, उसी पर वापस आ रहे। किसी भी देश में ऐसी मुद्रा, किसी भी देश में, किसी भी देश में आपकी हमारी ऐसी मुद्रा, देखो इसको सीबीडीसी भी कहा जाता है, ध्यान से सुनो ना, इस नाम को लिख लेना सभी लोग। सीबीडीसी का मतलब पूरा होता है आपकी हमारी सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी, ये इसका फुल फॉर्म होता है सीबीडीसी का। देखो याद रखना, भारत में जो नई डिजिटल मुद्रा जारी की गई है, डिजिटल करेंसी जारी की गई है, जिसका नाम रखा है आपकी आरबीआई ने ई रूपी, इसका दूसरा नाम आपकी डिजिटल मुद्रा का किसी भी देश में सीबीडीसी होता है। तो डिजिटल करेंसी को दूसरे नाम सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो होता क्या है, जैसे फिजिकल करेंसी होती है, ऐसे ही करके कोई भी ऐसी मुद्रा, कोई भी ऐसी मुद्रा किसी भी देश में जिसका लेन देन, जिसका लेन देन इंटरनेट के माध्यम से हो, इंटरनेट, नोट या सिक्कों के रूप में ना चले, वैल्यू फिजिकल मुद्रा के बराबर ही हो, इसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू वैल्यू जो बराबर होगी वो फिजिकल, ये बात, वैल्यू जो होगी वो फिजिकल करेंसी के इक्वल ही हो। वैल्यू जो होगी, इसकी जो आपकी हमारी वैल्यू होगी, इसकी जो ऐसे करके मान लेते हैं मूल्य होगा, इसका जो प्राइस होगा, वैल्यू जो होगी वो फिजिकल करेंसी के बराबर ही होती है। लेकिन इसका जो लेन देन होता है, इसका जो प्रचलन होता है ना, वो प्रचलन केवल इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। मोबाइल टू मोबाइल, लैपटॉप टू मोबाइल, मोबाइल टू लैपटॉप, बहरहाल ये होता है कि इसका लेन देन नेट के माध्यम से होता है। तो ऐसी मुद्रा जो किसी भी देश में चलती है ना, उस मुद्रा को सीबीडीसी या डिजिटल करेंसी के नाम से जाना जाता है। ये फर्क हुआ कि ऐसी मुद्रा जिसको केवल इंटरनेट के आपकी हमारी थ्रू, केवल आपकी हमारी, वो हाथ में टच नहीं कर सकते, उसको छू नहीं सकते। देखो छूना फिजिकल है, आभास करना किसी भी चीज को वर्चुअल कह देते हैं, इस चीज को वर्चुअल, ये वाली वर्चुअल। देखो वर्चुअल कह सकते हैं, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, यानी इसको केवल हम फील कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं। तो ऐसी मुद्रा जो होती है ना, जिसको केवल फील कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं, आभासी है भैया ये, आभासी। तो ऐसी मुद्रा को क्या कहा जाता है, डिजिटल करेंसी, आपकी हमारी भैया बोल दिया जाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये फर्क होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंटरनेट के माध्यम से तो आज भी हम आपके रुपए का प्रचलन आपकी हमारी करते हैं, जैसे आज भी तो है ना कि इंटरनेट के माध्यम से तो हम रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं। देखो इसमें फर्क समझे, जैसे हम आजकल यूपीआई, यूपीआई का पूरा फुल फॉर्म लिख रहे हैं आपकी यूनिफाइड, ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। जैसे आजकल बहुत सारे यूपीआई ट्रांजैक्शन है आपके पास, जैसे यूपीआई में आप लोग आपकी पेटीएम से ट्रांसफर कर देते हैं मनी, जैसे हम भीम ऐप से पेमेंट आपकी हमारी ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे आप आपकी हमारी गूगल पे, इससे मनी ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे एक होता है आपकी फोन पे, इससे मनी ट्रांजैक्शन कर देते हैं। अब देखो पेटीएम, भीम ऐप, गूगल पे या फोन पे से, इनसे भी रुपया ट्रांसफर हुआ, तो इसका मतलब रुपया अगर इंटरनेट से माध्यम से ट्रांसफर हो तो इसको डिजिटल करेंसी क्यों नहीं बोला गया। ये भी तो एक सोचने वाली बात है कि डिजिटल मुद्रा हम ई रूपी को ही क्यों बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना। इसकी आपकी मेन चीज होती है कि देखो अब अगर हम रुपए को ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे हमारा रुपया बैंक ऑफ बड़ौदा में पड़ा हुआ है बीओबी में, और हम किसी व्यक्ति को ट्रांसफर करना चाहते हैं जिसका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब हमने क्या करा था, बैंक ऑफ बड़ौदा से आपकी 1000 रुपीज, 1000 रुपए आपकी जिस व्यक्ति का अकाउंट एसबीआई में था, इसे ट्रांजेक्शन करा हमने, ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन कर दिया। तो अब क्या होगा, हमारी बैंक जिससे हमने ट्रांजेक्शन करा वो बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसको ट्रांसफर किया गया आपके ट्रांजेक्शन हुआ वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय आपकी हमारी स्टेट बैंक, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो अब आपके जो अकाउंट है, आपका जो अकाउंट है, इसको कंट्रोल करा इस बैंक ने,
जिस खाते में पैसा गया, जिस व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा गया, उस व्यक्ति के अकाउंट को मैनेज किसने करा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ये वाला आपके अकाउंट को मैनेज करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, उस व्यक्ति के अकाउंट को मैनेज कौन करेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ इस बैंक का और इस बैंक का लेना देना है, बीच में आरबीआई ने काम नहीं करा, ये वाला इसका कोई मतलब नहीं। देखो बीच में जो काम करा है वो आपकी हमारी किसने नहीं करा? या तो जब आपने रुपए का ट्रांजैक्शन करा इस बैंक से इस बैंक को, तो आपका अकाउंट को जो आपकी होल्ड करा वो इस बैंक ने करा, इस बैंक ने आपकी इस वाले व्यक्ति के अकाउंट को मैनेज करा, तो यहाँ आरबीआई का तो कोई लेना देना नहीं हुआ। आरबीआई आपके बीच में इंटरफेयर नहीं कर रही है, बीच में उसका कोई लेना देना नहीं है। पेमेंट हम यूपीआई के किसी भी आपके माध्यम से कर रहे हैं, किसी भी मीडियम से करें, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका नाम जरूर लिख लेना, बहुत ज्यादा एग्जाम हो जाता है। अब एक बात देखो आपकी, जब कभी भी किसी भी मुद्रा को आपके इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसफर किया जाए और उसमें उस देश की केंद्रीय बैंक का कोई लेना देना ना हो, केंद्रीय बैंक का उस आपके हमारे प्रोजेक्ट से कोई लेना देना ना हो ना, और संबंधित बैंक के उसको कंट्रोल करें, तब ऐसी मुद्रा जो इंटरनेट के माध्यम से आपकी हमारी ट्रांसफर की जाती है, तो वो मुद्रा आपकी हमारी फिजिकल में होती है। ये वाला जो आपकी हमारी मुद्रा होगी ना, ये फिजिकल होगी, फिर ये वाली फिजिकल करेंसी, ये भौतिक मुद्रा हो गई। लेकिन अब आप देखो ये वाला माध्यम हुआ, अब रुपए का माध्यम हुआ, तो लेकिन जब डिजिटल करेंसी को ट्रांसफर करेंगे ना, तो सरकार ने कहा क्या है, ध्यान से समझना आपकी, मैं देखो सारी बातें यहां लिख रहा हूं। अब होता क्या है, जब हम ई रूपी का ट्रांसफर करेंगे, ई रूपी का, जिसको हम अब आपकी प्रचलन में लेकर आ रहे हैं, तो ई रूपी का जब ट्रांसफर करेंगे, तो ई रूपी का ट्रांसफर करने के लिए आपकी हमारी आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होना अनिवार्य है। अकाउंट होगा ही नहीं आपका, बात खत्म हो गई। अब अकाउंट अगर आपका नहीं है किसी भी बैंक में, तो ना तो बैंक ऑफ बड़ौदा का लेना देना रहा, और ना आपकी हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेना देना रहा, क्योंकि ना तो उस व्यक्ति का अकाउंट इसमें है जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, और जो व्यक्ति आपकी हमारी पेमेंट कर रहा है ना उसका इस बैंक से कोई लेना देना है। तो अब बीच में बैंकिंग खत्म हो गई। अब बीच में आपकी हमारी कौन सी बैंक का काम करेगा? आरबीआई काम करेगा, जो भारत का सेंट्रल बैंक है, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। अब देखो इस वाली बैंक के द्वारा कंट्रोल किया गया, इन बैंकों का लेना देना खत्म हो गया, तो इसीलिए ई मुद्रा को आपकी हमारी क्या बोला गया है? डिजिटल मुद्रा। दूसरा आपकी हमारी फर्क आपकी डिजिटल करेंसी और आपकी हमारी भाई फिजिकल और भौतिक मुद्रा में ये बात आसान है, याद रखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और बड़ा महत्वपूर्ण, मुझे अपनी दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है एग्जाम के लिए। जितने भी लोग आपके हमारी कनेक्टेड हैं, सबको कोशिश करा करें बताने की और सब्सक्राइब करा करें इन चीजों को, और एक दूसरे को शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं अगर आपको बैंकिंग पढ़नी है, क्योंकि इसमें बैंकिंग मिडिल पोर्शन में बैंकिंग जानना आपको बेहद जरूरी है। हम पढ़ रहे हैं अब इसमें आर, यानी कि ऐसी मुद्रा जब किसी भी मुद्रा का इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसफर किया जाए, और इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसफर करने में बैंकों का कोई लेना देना नहीं, और उस व्यक्ति का अकाउंट में होना जरूरी है। अब अकाउंट नहीं होगा तो कैसे काम करेगी, अभी उस पर भी बात करेंगे हम। तो उस वाली मुद्रा में जब आपकी मुद्रा को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय बैंक डायरेक्टली लिख के रूप में काम करे, तो उस मुद्रा को क्या कह देते हैं? डिजिटल मुद्रा। इसीलिए इसका रुपए का भी ट्रांजेक्शन इंटरनेट से हो रहा है, लेकिन यहाँ बैंक के काम कर रही है तो ये फिजिकल है। इसमें आपकी बैंक के काम नहीं कर रही है आरबीआई, तो कैसी मुद्रा हुई? ये सीबीडीसी, आपकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आपकी ई रूपी के नाम से जिसको स्टार्ट करा है। दूसरा फर्क ये होता है, अब देखो मैंने आपको बताया कि ई रूपी आपकी डिजिटल करेंसी जो होगी, इसके लिए आपका बैंक में अकाउंट होना आपकी नेसेसरी नहीं है, कोई भी जरूरी नहीं है। अब काम कैसे करेगी ये, देखो क्या होगा। पहली बात तो ये है कि जब आप सीबीडीसी पर आपकी ई रूपी आपकी हमारी जो करेंसी होगी, जिसको शुरू कर दिया गया है भारत में, पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है मैं उस पर भी अभी आ रहा हूं, तो ये काम कैसे करेगा। देखो ये कहा कि इसके लिए अकाउंट होना जरूरी नहीं है, अकाउंट आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखना आपकी, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो मुद्रा होगी आपकी हमारी ई रूपी, ये वाली जिसपे हम बात कर रहे हैं, यानी कि सीबीडीसी जो आपकी हमारी एक डिजिटल करेंसी होगी, इसका जो प्राइस होगा ये भौतिक मुद्रा के बराबर होगा। भौतिक मुद्रा यानी कि फिजिकल करेंसी के बराबर होगा, ठीक है। और जैसे आपकी ये जो ई मुद्रा होगी, इसका जो आपका प्रचलन होगा, ये जो स्वीकार की जाएगी, एक्सेप्ट की जाएगी लोगों के द्वारा, वो भौतिक मुद्रा की ही तरह इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ये सभी के लिए जरूरी होगा, यानी इसके प्राइस भी इक्वल होंगे, इसको एक्सेप्ट आपकी हमारी फिजिकल करेंसी की तरह इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। दूसरा ये है, इसका रीजन ये है, अब देखो ध्यान रखना आपकी हमारी ये वाला,
ये वाली जो मुद्रा होगी ना, इस मुद्रा को मैंने अभी बताया था आप लोगों को, भारतीय सरकार द्वारा मान्यता दी गई है, ये वाला। अब भारतीय सरकार द्वारा मान्यता दी गई है, तो ये पॉइंट लिख लेना आप सब लोग, ये स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, लेकिन आप मेमोराइज जरूर करें। भारतीय सरकार के द्वारा अगर मान्यता दी गई है, तो इसीलिए ई रूपी जो आपकी हमारी मुद्रा होगी, ई रूपी जो डिजिटल करेंसी होगी, इस करेंसी को किसी भी बैंक की, किसी भी वाणिज्यिक बैंक लिखना बेहतर होगा, वाणिज्यिक बैंक, किसी भी कमर्शियल बैंक की मुद्रा या नोटों में परिवर्तित किया जा सकता है। ये आप जरूर लिख लें भाई, परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित यानी आपके पास अगर डिजिटल करेंसी है, इसे आप चाहते हैं किसी भी, देखो मैंने आपको बताया एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर, आपकी ध्यान से सुनना सारे लोग, मुद्रा। रुपया मुद्रा नहीं होता, बहुत सारी चीजें मुद्रा हो सकती है, आपकी गेहूं भी, आपके पालतू पशु भी, जो भी आपके पास सामान होता है, चल संपत्ति अचल संपत्ति, सारी करेंसी होती है, मुद्रा होती है। अगर आप, मैंने पहले बोल दिया, अगर आपसे पढ़ना है आपको तो मुझे कमेंट करके बताएं सभी लोग, मैं बैंक और मुद्रा पर एक बड़ा टॉपिक आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तब आपको पता चलेगा कि मुद्रा आपकी हमारी कितने प्रकार की होती है, और आपकी रुपया जो होती है वो किस मुद्रा के रूप में काम करती है। याद रखना, रुपया भारत में वास्तविक मुद्रा कहलाती है आपकी, जिसको रियल करेंसी कहते हैं, और इसको बैंकिंग मुद्रा भी कह सकते हैं, बैंकिंग करेंसी भी कह सकते हैं। तो किसी भी वाणिज्यिक बैंक की मुद्रा या नोटों में अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं आपके। क्यों परिवर्तित कर सकते हैं? क्योंकि भारतीय सरकार ने मान्यता आपकी हमारी। एक और आपके दिमाग में चीज घूम रही होगी, अब देखो रुपए में और इसमें आपके फर्क समझ में आया। एक और दिमाग में बात घूमती है, क्योंकि आजकल जमाना है क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी नाम जरूर सुना होगा, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का आपकी जमाना है, तो आपने सुना होगा कि ये तो क्रिप्टो करेंसी की तरह काम करेगी, वो भी ऐसे ही काम करती है आपकी, मोबाइल टू मोबाइल, या फिर आपके ट्रांजेक्शन का भी ऑनलाइन होता है। लेकिन फर्क देखो, अभी केवल आप इतना फर्क समझे कि क्रिप्टो करेंसी का कोई भी आपकी हमारी, कोई भी बैंक क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित नहीं करती। ये आप समझ लें, कोई भी बैंक इसको नियंत्रित नहीं करती। इसका या तो कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी एक संस्था इसका आपकी हमारी नियंत्रण करता होता है, तो ये किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती। ऐसी मुद्रा कोई भी जिसको नियंत्रित करने का काम उस देश की केंद्रीय बैंक, यानी जैसे हमारे देश में आरबीआई, हमारे देश में किसी भी देश में उस देश की केंद्रीय बैंक किसी भी आपकी डिजिटल करेंसी को आपकी नियंत्रित करता है ना, तो उस वाली करेंसी को आपकी डिजिटल मुद्रा, और इसीलिए इसे क्रिप्टो करेंसी से अलग रखा है। तो क्रिप्टो करेंसी में फर्क ये होता है कि उसे कोई भी कंट्रोल नहीं करता, या तो उसकी कोई व्यक्ति मालिक होता है या संस्था, लेकिन इस वाली डिजिटल मुद्रा को कंट्रोल उस देश की केंद्रीय बैंक करती है, जैसे हमारे भारत में आरबीआई। इसीलिए इसकी मुद्रा के मूल्य बहुत आता बेता सब बढ़ जाते हैं, गिर जाते हैं। किसी दिन हम इसे भी समझेंगे। क्रिप्टो करेंसी में जैसे आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन का होता है, जैसे एथेरियम का होता है, जैसे कोइन डीसीएक्स का होता है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी चल रही है। लेकिन इसमें फर्क ये है कि इसका कोई भी नियंत्रण करता नहीं है, इसका नियंत्रण करता आपका सेंट्रल बैंक होता है। ये फर्क है आपकी हमारी इसमें। अब देखो आ जाते हैं कि इस वाली करेंसी को या इस वाली मुद्रा को आपकी हमारी किस रूप में शुरू किया गया है। देखो जैसे उसने कहा कि इस मुद्रा को जब, जैसे हम पढ़ रहे थे कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आपकी हमारी इसको फिलहाल शुरू किया गया है 1 नवंबर 2022 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मान्यता प्राप्त है भारतीय सरकार की। देखो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि जब किसी भी काम को किसी विशेष आपकी हमारी स्थिति के लिए शुरू किया जाए, स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए स्टार्ट किया जाता है, किसी भी आपकी हमारी विशेष स्थिति के लिए शुरू किया जाता है ना, तो विशेष स्थिति के लिए शुरू होने वाले काम को क्या कह देते हैं? पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। अब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आपके इसको स्टार्ट किया गया है, और अब इसमें फिलहाल दो चीजें हैं, ध्यान से मुझे सुनना। मैं एक बार फिर आपके सामने कुछ चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं, सब लोग पेन डाउन करें, मैं बार बार कह रहा हूं, और सभी लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखें आपके लोगों का नजरिया पढ़ने का कि जीएस कैसे पढ़ी हो जाती है। अब देखो इसमें पूरे सेंटर में आरबीआई चर्चा में तो आप आरबीआई पढ़े, मुद्रा चर्चा में है तो आपको मुद्रा पढ़ना पड़ेगा कि मुद्रा क्या होती है, कितने प्रकार की मुद्रा, आपकी कम से कम 8 या 10 प्रकार की मुद्राएं होती है। फिर मुद्राओं में आपकी हमारी बाजार का मूल्य कैसे निर्धारित होता है, मुद्रा की तरलता आपकी हमारी क्या होती है। तो पूरा टॉपिक इकोनॉमिक्स का जुड़ गया। अब आएंगे क्वेश्चन, क्यों नहीं आएंगे? मैं गारंटी देता हूँ क्वेश्चन क्यों नहीं आएंगे पढ़े हुए। आप पढ़ के तो देखो ऐसे क्यों नहीं आते पढ़े हुए। ये नहीं कि आप रट्टा मार रहे हैं, कि आप रट्टा मार रहे हैं कि झीलों का या नदियों का। हाँ आएंगी, वो भी वो जब आएंगी जब उनकी चर्चा होगी, ऐसे नहीं आती हैं चीजें। जब चर्चा होगी मैं उनका भी डिस्कशन करूंगा, और मैं आपसे कह चुका हूं सभी लोगों की आपकी हमारी रिकमेंड भी है, हम सब लोग आपकी मिलकर एक कोई ना कोई एक सब्जेक्ट शुरू करेंगे, और रोज पर डे उसकी एक क्लास होगी, हम उसको आपकी मेमोराइज करें। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इन चीजों पर रखें कि क्वेश्चन आते कहां से है।
अब देखो इसको बात करें, विशेष परिस्थिति के लिए शुरू की गई कोई भी चीज क्या कहते हैं, पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। अब देखो क्या होगा, ये जो डिजिटल करेंसी है ना, इसको दो श्रेणियों में शुरू किया गया है, दो श्रेणियों में शुरू किया जाएगा, सॉरी अभी शुरू नहीं किया गया है। एक श्रेणी होती है आपकी हमारी CBDC और इसको बोला जाता है W, और एक श्रेणी होती है आपकी हमारी CBDC और इसको बोला जाता है R। दो श्रेणियों में शुरू किया जाता है आपकी हमारी, ये किसी भी देश में, हमारे देश में दो श्रेणी में शुरू किया जाएगा, लेकिन याद रखना और लिख लेना आपकी हमारी 1 नवंबर 2022 ईस्वी को डिजिटल मुद्रा ई रूपी या CBDC को CBDCW की फॉर्म में शुरू किया गया है। CBDCW का फॉर्म की फुल फॉर्म होगा आपकी हमारी भाई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेलर। होलसेलर, होलसेलर का मतलब होता है आपकी हमारी थोक चीज, होल आप ये समझे आपकी हमारी थोक पर, तो थोक स्थिति के लिए शुरू किया गया, थोक मत समझ लेना, भारत के लोग ऐसे ही होते हैं, वो लोग कुछ, जैसे मैं पहले पढ़ा रहा था आपकी अभरक, तो कुछ लोगों ने अदरक लिख लिया था, तो इसको थोक मत समझ लेना, थोक है। थोक है जैसे आपने ऐसे समझो, फिलहाल अब दुकानें दो प्रकार की होती है, एक होता है होलसेलर, एक होता है रिटेलर। एक थोक विक्रेता जहां चीजें एक निश्चित कीमत पर मिलती है, और एक गांव की जैसे परचून वगैरह की दुकानें होती हैं, तो उन पे चीजें आपकी हमारी, एक व्यक्ति चीनी 35 रुपए को दे रहा है तो एक 40 रुपए को दे रहा है, इस चीज को रिटेलर कहते हैं। ये इसको आपकी हमारी, देखो यहाँ नाम लिखा हुआ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेलर, ये वाला रिटेलर। रिटेलर मीन्स होता है आपकी हमारी हिंदी में खुदरा। तो अब भारत में जो ई रूपी को शुरू किया गया आपकी हमारी, वो थोक स्थिति के लिए शुरू किया गया है। देखो फर्क क्या होता है, तो दो श्रेणी में शुरू की जाएगी, लेकिन फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ई रूपी को एक माह के लिए, ई रूपी को एक माह के लिए आपकी थोक स्थिति पर शुरू किया गया है। थोक स्थिति का मतलब क्या होता है उसको समझ लो, जैसे मैं बता रहा था यहाँ, इससे थोड़ा सा यहाँ अलग है। इसका मतलब ये होता है कि अभी फिलहाल केवल इस मुद्रा का लेन देन करने की अनुमति वित्तीय संस्थानों को ही होगी। वित्तीय संस्थान, ये वाले वित्तीय संस्थान, केवल वित्तीय संस्थानों को होगी। इंग्लिश में फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोला जाएगा, वित्तीय संस्थान, यानी कि बैंकें होती हैं, जैसे बीमा कंपनियां होती हैं, और इस मुद्रा का आपकी प्रचलन अभी केवल भारी मात्रा में, अगर आपकी हमारी भारी मात्रा में मुद्रा का ट्रांसफर करना है तब इस मुद्रा का प्रयोग करेंगे। जैसे अरबों करोड़ रुपए आपके ट्रांजैक्शन होता है तब इसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो जब कभी भी किसी भी मुद्रा को आपकी हमारी उस देश की केवल वित्तीय संस्थान प्रयोग करें और कोई प्रयोग ना करें, तो उस मुद्रा को क्या बोला जाता है आपकी हमारी, उस तरीके को क्या बोलते हैं हम लोग आपकी हमारी CBDC होलसेलर्स बोलते हैं। अब रिटेलर, अब देखो RBI ने कहा कि 1 महीना हम यहाँ देखेंगे, अगर सही से काम करा तो बाकी लोगों के लिए। अब अगर कोई भी मुद्रा किसी भी देश में आम व्यक्ति, जैसे हम लोग होते हैं कॉमन मैन, आम व्यक्ति, और गैर वित्तीय सेवाएं, वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग प्रणाली होती है, गैर वित्तीय सेवाएं जैसे हमारा लेन देन होता है, कोई वस्तु खरीद रहे हैं, और व्यवसाय जो हमारा कोई भी एक बिजनेस होता है, हमारा कोई भी एक ट्रेड होता है, हमारा कोई भी एक व्यापार होता है। जब कभी भी आम आदमी गैर वित्तीय सेवाएं और व्यवसाय के लिए किसी भी मुद्रा को आपकी शुरू किया जाता है ना, तो वो मुद्रा का प्रचलन आपकी क्या कहलाता है, CBDCR, यानी कि खुदरा। तो अभी खुदरा विक्रेताओं के लिए नहीं होगा ये, यानी कि मतलब ये आम आदमी के लिए शुरू नहीं की गई है, अभी केवल बैंकों के लिए शुरू की गई है। और शुरू कितने श्रेणियों में की जाएगी, 2 श्रेणियों में की जाएगी आपकी हमारी, इसके लिए और इसके लिए। ये फर्क हुआ श्रेणियों का, ये फर्क हुआ रुपए में, क्रिप्टो करेंसी में और डिजिटल करेंसी में। मालिक अगर केंद्रीय बैंक होता है तो डिजिटल करेंसी होगी आपकी हमारी, उसको CBDC। मालिक कोई नहीं होता है डिजिटल करेंसी आपकी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी होगी। अगर इंटरनेट के माध्यम से ट्रांजैक्शन होता है और 2 बैंकों का लेना देना है तो आपकी फिजिकल मुद्रा होगी। बैंकों का लेना देना नहीं होगा, खाते की जरूरत नहीं होगी, सीधा उस देश की आपकी RBI कंट्रोल करेगी आपकी हमारी, तो क्या कहलाता है उसको, डिजिटल करेंसी, CBDC कहते हैं। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है विशेष श्रेणी में शुरू किया जाता है। अब देखो होगा क्या, ध्यान से सुनो आपकी हमारी इस वाले पूरे के पूरे मुद्दे को। आप लोग ये अपने पैड डाउन कर लिया होगा, और करें जरूर आपकी, और सभी लोगों से कहें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों को, ताकि लोगों को पता चले कि बहकाने से या बवंडर काटने से या किसी भी चीज को आपकी हमारी इधर उधर की बातें करने से आपकी पढ़ाई नहीं होती है। मैं आप लोगों को आऊं और आपकी हमारी शेरो शायरी करना स्टार्ट कर दूं या कोई और चीजें बतानी स्टार्ट कर दूं, उन चीजों से आपका भला नहीं होने वाला। मेन चीज भला होने वाला है जो आप लोगों के एग्जाम में चीजें आए और आप लोगों को सक्सेस दें।
क्योंकि सक्सेस ही सब कुछ होता है आदमी के लिए, बाकी चीजें सब आपकी हमारी पीछे बिहाइंड में हो जाती है, पीछे चली जाती है और कुछ नहीं मिलता आपको। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, आरबीआई ना आपकी हमारी ये भारत में सीबीडीसी जो ई रूपी मुद्रा स्टार्ट की है, इसको दो रूपों में शुरू करेगी। एक रूप में शुरू करेगी आपकी हमारी टोकन आधारित, नाम लिख लेना सब लोग, टोकन आधारित करेंसी के रूप में ये वाला, और दूसरे रूप में शुरू करेगी आपकी हमारी इसको इन्होंने आपकी हमारी अकाउंट आधारित करेंसी के रूप में। देखो इनमें फर्क क्या होता है, यानी दो प्रकार की ई रूपी मुद्रा होगी, एक तो मुद्रा होगी टोकन आधारित करेंसी, एक मुद्रा होगी अकाउंट आधारित करेंसी। अब देखो टोकन आधारित करेंसी क्या होगी, आपको एक टोकन दिया जाएगा, टोकन, और इस टोकन की वैल्यू नोट के बराबर ही होगी। जैसे अगर 10 रुपए का टोकन है तो 10 रुपए के नोट के बराबर ही इसकी वैल्यू होगी। आपको टोकन दिया जाएगा, जिस व्यक्ति के पास वो टोकन होगा वो उस व्यक्ति के आपके रुपए का मालिक होगा, उस व्यक्ति के पैसे का मालिक वही होगा। लेकिन क्या होगा, टोकन पर आपको मालिकाना हक आपको प्रूव्ड करना पड़ेगा, मालिकाना हक दिखाना पड़ेगा कि टोकन तो है, मालिक भी आप हो, लेकिन आपको शो करना पड़ेगा। अब मालिकाना हक को शो करने का जो तरीका वो आरबीआई बताएगी, अभी फिलहाल नहीं बताएगी, इसको बाद में आरबीआई, क्योंकि ये खुदरा के लिए होता है। खुदरा विक्रेता जो होते हैं ना, जो मैं अभी बता रहा था, आम आदमी जो होते हैं गैर वित्तीय सेवा, उनके लिए होता है। अब दूसरा आ जाते हैं, अकाउंट आधारित करेंसी क्या होती है, ये सीबीडीसी का दूसरा रूप है। अकाउंट आधारित का मतलब ये होगा, अगर जो भी व्यक्ति ट्रांजैक्शन करेगा, जो भी व्यक्ति ट्रांजैक्शन करेगा उसको अपना बैलेंस और अपना जो ट्रांजैक्शन होगा, उसे अपना बैलेंस और ट्रांजैक्शन मैनेज करके रखना पड़ेगा। और ये जो उसका अकाउंट आधारित करेंसी होगी ना सीबीडीसी, बैलेंस और ट्रांजैक्शन मैनेज करके रखना पड़ेगा, इसको किसी एक विशेष प्रकार के वॉलेट से जोड़ा जाएगा। वॉलेट मीन्स आपकी हमारी खाता या पर्स होता है, जैसे कहते हैं ना हमारी जेब में वॉलेट होता है, तो इसे वॉलेट से जोड़ा जाएगा। अब ये जो वॉलेट होगा ये किसी ना किसी वाणिज्यिक बैंक से जुड़ा होगा, वाणिज्यिक बैंक से, कमर्शियल बैंक से, या किसी भी आपकी हमारी भैया यहाँ पर किसी भी आपकी हमारी अन्य स्रोत से जुड़ा हुआ होगा, कोई भी आपकी हमारी जारी करने वाला अन्य प्रदाता जो सर्विस प्रोवाइडर होगा, या किसी भी आपके दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा होगा, सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन यहां देखो ऐसा लग रहा है कि खाता होगा शायद, यहाँ खाता होना जरूरी है, ये वाला यहाँ खाता होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ अकाउंट होगा, चाहे तो किसी भी बैंक में हो या कोई भी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर हो, उनको भी अनुमति होगी कि वो भी आपकी जारी करें। तो ये यहाँ वॉलेट का संबंध होगा, यहाँ आपको बैलेंस और ट्रांजैक्शन मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ आपको टोकन दिया जाएगा, वैल्यू दोनों की इक्वल होगी, दोनों के बराबर। फिलहाल ये शुरू हुआ है, ये शुरू नहीं, ये शुरू हुआ है तो कौन सा होगा, होलसेलर सीबीडीसीडब्ल्यू होगा, ये शुरू होगा तो कौन सा होगा, सीबीडीसीआर होगा। सीबीडीसीआर को अभी सोचा जाएगा 1 माह के बाद, अभी केवल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसलिए शुरू किया गया, ये फर्क है। दूसरा, अब देखो एक और फर्क समझ लो आपकी हमारी इसमें, दूसरा क्या है, देखो दूसरा फर्क ये है इसमें कि सीबीडीसी जो होगा वो दो प्रकार से जारी किया जाएगा। एक जारी किया जाएगा आपकी प्रत्यक्ष डायरेक्ट तरीके से, एक आपकी जारी किया जाएगा अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट तरीके से जारी करने का अधिकार केवल आरबीआई को होगा, यानी कि अगर सीबीडीसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में बार बार नाम ले रहा हूं उसका, इसको आरबीआई जारी करता है, तो इसको मैनेज करने का काम है ना, और इसके अकाउंट को देखने का काम, और इसे इशू करने का काम, सब कुछ कौन करेगा, आरबीआई करेगा। तो ये प्रत्यक्ष तरीके से जारी की सीबीडीसी मानेगी। यदि सीबीडीसी को आपकी हमारी, यदि कोई भी कमर्शियल बैंक, कोई भी वाणिज्यिक बैंक जारी करे, कोई भी मान, यानी आरबीआई किसी भी वाणिज्यिक बैंक से, आरबीआई जो है किसी भी वाणिज्यिक बैंक से, कमर्शियल बैंक से सीबीडीसी को जारी कराए, या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उससे जारी करवाए, और इसके लिए कोई भी एक बिचौलिया रख दे, इसके लिए कोई भी आपकी हमारी एक बिचौलिया हुआ। अब देखो बिचौलिया के रूप में काम कौन कर रहे हैं, या तो सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है या आपका सीबी कर रहा है, कमर्शियल बैंक कर रही है। तो कमर्शियल बैंक के सर्विस प्रोवाइडर बिचौलिया हुए, यदि बिचौलिया सीबीडीसी को जारी करेंगे
तो फिर उसको मैनेज करने का काम, उसके अकाउंट को देखने का काम, उसको मैनेज करने का काम, ये जो होगा ये वाली चीज, ये वाली बैंकें करेंगी। ये कमर्शियल बैंक या सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर कमर्शियल बैंक या सर्विस प्रोवाइडर आपकी मैनेज करता है तो फिर ऐसी आपकी हमारी सीबीडीसी करेंसी अप्रत्यक्ष होगी, और जिसको डायरेक्ट आरबीआई जारी करेगा वो आपकी प्रत्यक्ष होगी। ये दोनों का अधिकार होंगे आपकी। तो दो प्रकार से जारी होगा, एक आपकी अलग अलग क्षेत्रों में थोक में अलग होगा, या फिर आपकी रिटेलर में अलग होगा, यहाँ आपके प्रत्यक्ष अलग होगा, अप्रत्यक्ष आपकी हमारी अलग होगा। अब देखो एक फायदा इसमें एक ये भी, ये लिख लिया होगा आपने, लिखना इन सारी बातों को आपकी हमारी। एक चीज मैं बता देता हूँ जल्दी से, पहले इस चीज को आप पैड डाउन करो। विश्व में, पूरी दुनिया में, विश्व में सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी की शुरुआत करने वाला देश जो है वो है बहामास। ये लिख लो सबसे खास है। सीबीडीसी को शुरू करने वाला सबसे पहला देश है आपकी हमारी बहामास। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, कैरेबियन कंट्री है, और इसने मुद्रा को जारी कहा था आपकी हमारी बहामियन सैंड डॉलर के नाम से। ये वाला, ये इसकी आपकी डिजिटल मुद्रा का नाम था, जैसे हमारी मुद्रा का नाम है ई-रूपी। ये वाला अभी तक विश्व के, एक बात लिख लो आपकी हमारी, 10 देश जो है वो डिजिटल करेंसी को जारी कर चुके हैं। 10 देश। सबसे अंतिम देश तो भारत बना है, लेकिन सबसे नवीन देश भारत से पहले, ये वाला भारत से पहले आपकी सबसे नवीन देश जो है आपकी हमारी, वो सीबीडीसी को शुरू करने वाला जो आपकी हमारी सबसे नवीन देश है भारत से पहले, वो है आपकी जमैका। ये भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कैरेबियन कंट्री है। किंगस्टन आपकी हमारी राजधानी है जमैका की। इसने जारी करा था जैम। देखो एक करेंसी का नाम, इसने अपनी करेंसी का नाम बहामियन सैंड डॉलर रखा, इसने अपनी करेंसी का नाम रखा है जैम डेक्सी। ये लिख लेना भैया, ये सबसे ज्यादा आएंगे। तो सबसे नवीन देश आपकी हमारी जैम डेक्सी, यानी भारत से पहले 10 देश जारी कर चुके हैं, तो 10वां ये वाला है, और सबसे पहला ये बहामास है। और बहामास ने इस मुद्रा को सबसे पहले जारी करा था 2020 में, 2020 में इसने अभी हाल फिलहाल में। और भारत अब तो आपकी हमारी, दुनिया के 105 देश और सोच रहे हैं कि वो सीबीडीसी को जारी करे। एक बड़ी खास न्यूज है, वो लिख लेना। अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश सीबीडीसी को जारी करने वाला नाइजीरिया है। पहला देश आपकी सीबीडीसी को जारी करने वाला नाइजीरिया है, लेकिन वहां इसके कोई आपकी हमारी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं। हमारी ये इससे जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां भारत ने करी है। इससे पहले बहुत सारे देश जारी कर चुके हैं, 105 आपके देश सोच रहे। नियंत्रित करता आपकी हमारी ये। अब देखो मैं आपको इसमें समझा देता हूँ, जब किसी भी चीज को शुरू करते हैं तो उसके बेनिफिट भी होते हैं और कुछ आपकी हमारी इस मुद्रा के लॉस भी होते हैं। तो देखो आपने लिख ही लिया होगा, सब लोग आपकी हमारी पेन डाउन कर ले। हम डिजिटल करेंसी पर बात कर रहे हैं। अब देखो इसमें यदि हम लोग बात करेंगे ना, तो एक बात बताओ, इसमें ये भी कहा गया है कि ऑफलाइन मोड में भी सीबीडीसी का आपकी हमारी भैया ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। ऑफलाइन मोड में भी हो जाएगा। ऑफलाइन मोड में भी आपकी आरबीआई ने कहा है कि वो आगे शुरू करेगी कि ऑफलाइन मोड में भी आपकी, यानी आपके पास इंटरनेट अगर कनेक्टिविटी नहीं है ना, तो भी आप सीबीडीसी का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब देखो सीबीडीसी का ट्रांजैक्शन होगा तो इसका मतलब जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है उन लोगों के लिए तो फायदा होगा। लेकिन आरबीआई ने क्या कहा है साथ ही साथ कि भैया पेज को रिफ्रेश करने के लिए तो आपकी हमारी किसकी जरूरत होती है? इंटरनेट की जरूरत होगी। तो इसका मतलब कुछ लोग, भारत के लोगों को आप जानते हो, हम लोग करप्शन में बहुत ज्यादा आगे होते हैं और करेंगे कोई ना कोई जुगाड़बाजी यहाँ भी फिट कर देंगे। तो इसलिए आरबीआई ने कहा है कि ऐसा होगा, एक डिजिटल करेंसी का प्रयोग ना, अगर आपकी ऑफलाइन मोड में आपने कर दिया तो एक डिजिटल करेंसी का प्रयोग अनेक बार भी किया जा सकता है। तो इस पर भी विचार किया जाएगा कि कहीं धांधलीबाजी ना हो जाए, कहीं आरबीआई का आपकी हमारी ये लोग भट्टा ना बैठा दे, नीचे की तरफ ना ले जाए आपकी करेंसी को, बिल्कुल आपकी तबाह या बर्बादी या रुइन ना कर दे। तो ऑफलाइन मोड में कहा है, लेकिन उससे नुकसान ये हो सकता है। दूसरा देखो, डिजिटल करेंसी को जारी करने का नुकसान ये भी हो सकता है कि इस पर साइबर अटैक भी हो सकता है। साइबर अटैक तो हमारी फिजिकल करेंसी पर ही हो रहे हैं, तो ये तो डिजिटल है।
यानी कि आपकी ऑनलाइन मोड में आपने ट्रांजैक्शन करा, बीच में किसी ने आपकी करेंसी को चुरा लिया, तो ये भी उसका नुकसान हो सकता है। अब अगर ऑफलाइन मोड में आपकी शुरू ना करे सरकार इसे, आरबीआई शुरू ना करे और केवल ये कहे कि इंटरनेट जब आपका कनेक्शन होगा, केवल इंटरनेट का कनेक्शन होगा, मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफर किया जाएगा, तभी आपकी हमारी ये करेंसी काम करेगी, तो एक नुकसान है। हमारे भारत में एक नए आंकड़ों के अनुसार, इस आंकड़े को लिख लेना, ग्रामीण क्षेत्रों की यदि हम बात करें ना, तो 47.3% पुरुष जो है वो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, इंटरनेट का। और ग्रामीण क्षेत्रों में 26.4% जो महिलाएं हैं ये इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। अब एक बात बताओ, आधे से कम ही पुरुष हैं आपकी जो इंटरनेट का प्रयोग करें गांव में, और ये चौथाई 1/4 गांव में महिलाएं हैं जो इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर ऑनलाइन मोड में इसको स्टार्ट करें, यानी जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी, तो फिर आपकी डिजिटल मुद्रा इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं होगी। और इसी रीजन से तो नाइजीरिया में फेल हुआ, क्योंकि नाइजीरिया में लोगों के पास अकाउंट भी बहुत कम थे और वहां की कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा लो है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ऑनलाइन मोड में शुरू करें तो ये मालूम आपका हमारा जो प्रोसीजर है ये फेल हो जाए। तो अगर फायदे हैं ना, देखो अब इसके ये तो हुए आपकी हमारी लॉस हो सकते हैं कि ऐसे साइबर अटैक या आपकी हमारी इसको ऐसे किया जा सकता है, ऑफलाइन मोड में करेंगे तो ये नुकसान है, ऑनलाइन मोड में करेंगे तो ये नुकसान है, ऑनलाइन में तो ये नुकसान है, ऑफलाइन में तो ये नुकसान है। यहाँ साइबर आपको मार लेंगे, यहाँ आपकी जिन लोगों के पास कनेक्टिविटी नहीं है आपकी, इनके पास ये फैसिलिटी नहीं होगी, ये सुविधा नहीं होगी। लेकिन फायदा ये है, देखो फायदा ये है, ये तो हुए लॉस। फायदे में आप लोगों को बता देता हूँ, उनको जरूर ध्यान से करें, अपना दिमाग चलाएं थोड़ा सा। इसका अगर हम बेनिफिट देखें तो बेनिफिट आपकी हमारी इसका ये होगा कि आरबीआई यानी किसी भी देश की केंद्रीय बैंक जब आपकी फिजिकल करेंसी चलाती है, फिजिकल मुद्रा, भौतिक करेंसी चलाती है, भौतिक मुद्रा, तो इसको प्रिंट किया जाता है, इसको छापा जाता है, इसे छापने की जरूरत नहीं होगी। तो प्रिंट करने की जो लागत है वो आपकी हमारी बच जाएगी। प्रिंट करने की लागत, मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं, इसे लिख लेना। हमारे भारत ने, आरबीआई ने एक आंकड़ा दिया है वर्ष 2022 का, और आंकड़ा ये है कि 10 रुपए के 1000 नोट छापने की लागत जो है, छापने की लागत वो 960 रुपए है। 1000 रुपए के नोट छापेगी, 10 रुपए के 1000 नोट अगर आरबीआई छापती है तो उसको लागत आती है 960 रुपए। तो ये वाली लागत बच गई, नहीं बच गई आपकी हमारी, फिर ये वाली लागत बच जाएगी। ऐसे में बहुत सारे नोट, सब नोटों के अलग अलग बता दूंगा, मैंने आपसे कहा कमेंट करें अगर आपको बैंकिंग और मुद्रा समझना है कि मुद्रा क्या होती है, मैं उसमें समझाऊंगा, क्योंकि हम अभी तो केवल हम समझ रहे हैं ई रूपी में और रुपये में आपकी और क्रिप्टो करेंसी में क्या फर्क होता है, क्योंकि शुरू करा गया। अगर आपको समझना है तो हम एक बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे, बड़ा मजेदार, बड़ा समझ में आने वाला और एग्जामों में आने वाला एक टॉपिक है बैंकिंग एंड करेंसी। उस पर आप कमेंट करें अगर आप चाहते हैं, तो मैं एक बहुत अच्छी और जो आपके एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होगी उस पर हम बात करेंगे। तो ये वाली आपकी लागत बच जाएगी। और जो आपको प्रचलन करना पड़ता है भाई, आपको वो लोगों तक आपकी हमारी पहुंचानी पड़ती है, किसी आपके ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, किसी एटीएम के माध्यम से, वो प्रचलन की लागत बच जाएगी। तो ये इसके फायदे हो सकते हैं, वो नुकसान हो सकते हैं आपकी हमारी। ऐसे करके शुरू किया गया, दो रूपों में, दो ही तरीके से शुरू किया गया, थोक से और खुदरा से आपकी हमारी। ये है, ये पूरे का पूरा है, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, उस पूरे के पूरे आपकी हमारी पायलट प्रोजेक्ट में, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में आरबीआई छिपी हुई है, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में आपकी मुद्रा छिपी हुई है। तो आप आरबीआई को पूरा पढ़ें। आप वाणिज्यिक बैंक में बार बार नाम ले रहा हूं, कमर्शियल बैंकों का, आप कमर्शियल बैंक पढ़ें, पूरा टॉपिक बन गया आपकी। आप मुद्रा को जाने, मुद्रा की तरलता को आप पढ़ें, तरलता, लिक्विडिटी कहते हैं इंग्लिश में, जैसे मुद्रा की तरलता को M1, M2, M3, M4 इन 4 तरीके से दर्शाते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको एक क्लास बनाएंगे। M1, M2 और M3, M4 में आपकी कौन सा ज्यादा वैल्यूएबल होता है और कौन सा कम वैल्यूएबल होता है। M1 का मतलब ये तरलता होती है, मार्केट में जो मुद्रा चलती है ना उसको तरलता कहते हैं। लिक्विड, कभी मुद्रा कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, उसको लिक्विडिटी ऑफ करेंसी बोल दिया जाता है। तो पूरे टॉपिक में आपकी छिपी हुई चीज आरबीआई और करेंसी है, तरलता है आपकी हमारी मुद्रा की। ये पूरा इतिहास है आपकी हमारी सीबीडीसी के 2020 में शुरू किया गया। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी आपके एग्जाम के लिए होगा। सब लोग लिखें, ज्यादा से ज्यादा आपकी लोग कोशिश करें कि इसको शेयर करें और स्किप ना करा करें जब जीएस की क्लास देखें। स्किप करने से आपको पढ़ाई नहीं, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलता है। आप सुकून के साथ बैठे, कॉपी पेन ले और लिखना स्टार्ट करें। और उम्मीद करते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों तक आप ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल जानकारी पहुंचाएंगे। और इन्हीं आशाओं के साथ आज तक के लिए आपकी हमारी आज के लिए इतना ही। आप इसे पैड डाउन करें। गुड नाइट। सब लोगों के साथ आपकी कल नई आपकी हमारी क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।